हे वेलकम गाइस आप वर्ल्ड में जहाँ भी होगे आई होप अच्छे से होगे। सो गाइस मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को समझाया था बुल मार्केट क्या है, उसके क्या फेजेस होते हैं, कैसे समझ में आता है और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके। तो गाइस ऐसे ही बेयर मार्केट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि बेयरिश चीज़ें हो चुकी हैं, कितने टाइम तक ये बेयरिश रहेगा और उसके क्या क्या फेजेस है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या हम रिस्क के बारे में उसका ध्यान रख सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में पता करेंगे। और गाइस जो टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे वो होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बेयर मार्केट के फेजेस, इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ बेयर मार्केट, investing strategies in bear market, risk and considerations, and some historical examples of the bear market. तो गाइस अगर आप इस चैनल पे नए हो सो आप ये वीडियो लाइक कर सकते हो, एंड इफ़ यू आर रियली पैशनेट अबाउट ट्रेडिंग देन ओनली सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आप ऐसे ही ट्रेडिंग करते हो गैम्बलिंग की तरह, so you can skip this video and do not subscribe to the channel. So guys let's begin। समझते हैं क्या होती है बेयर मार्केट्स। ग्रेट। सो गाइस अब समझते हैं बेयर मार्केट्स होती क्या हैं। A bear market is a prolonged period of declining asset prices, typically characterized by pessimism, investor fear, and economic uncertainty. सो गाइस बहुत ज़्यादा मार्केट में नेगेटिव हो जाता है, इन्वेस्टर्स डर में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें डर लगता है कहीं उनका पैसा फंस ना जाए किसी एसेट में। तो अब उसकी इम्पोर्टेंस समझते हैं। Understanding bear markets is essential for investors to manage risk, protect their capital, and identify potential buying opportunities. क्योंकि गाइस बेयर मार्केट में भी बहुत सारे ऐसे एसेट्स होते हैं जो बहुत अच्छे हमें इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स दे सकते हैं। सो वो सब भी करने के तरीके होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के। तो गाइस सबसे पहले हम बेयर मार्केट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। द फर्स्ट वन इज़ डिक्लाइनिंग एसेट प्राइजेस। सो बेयर मार्केट्स आर मार्क्ड बाय सस्टेन्ड डाउनवर्ड ट्रेंड्स इन एसेट प्राइजेस इंक्लूडिंग स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड कमोडिटीज़। सो प्राइजेस नीचे ही गिरते रहेंगे। अब बेयर मार्केट की एक खासियत हमें देखने को मिलती है कि हम डेली देखेंगे प्राइजेस नीचे ही गिरते जा रहे हैं, मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं यूजुअली। लेकिन बेयर मार्केट में रोज़ धीरे धीरे गिरता है, लेकिन उसमें भी रिट्रेसमेंट होती है, मतलब रोज़ धीरे धीरे नीचे जाएगा लेकिन एकदम से ही हमें पंप देखने को मिलता है उस पर। फिर वो पंप आ गया, फिर से दोबारा से वो नीचे जाने लग जाएगी। तो इसमें भी कुछ तरीके होते हैं उस पंप को टाइम करने के। ये प्रैक्टिस से आता है, एकदम से नहीं आता। सो गाइस सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है लो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। सो इन्वेस्टर्स एग्जिबिट फियर एंड पेसिमिज्म लीडिंग टू सेलिंग प्रेशर एंड रिड्यूस्ड मार्केट पार्टिसिपेंट। द थर्ड वन इज इकोनॉमिक वीकनेस। सो बेयर मार्केट्स ऑफन कोइंसाइड विद इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, rising unemployment and declining corporate profits. सो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डाउनटर्न्स हमें देखने को मिलता है, इकोनॉमिक अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है उस टाइम पे, कॉस्ट कटिंग करती हैं कंपनीज़, वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। द नेक्स्ट वन इज़ हाई वोलेटिलिटी। सो वोलेटिलिटी टेंड्स टू बी रेयरली हाई इन बेयर मार्केट्स as investor sentiment and risk aversion increase. Market rallies or bounces may occur, but they are often short-lived and followed by renewed selling pressure.
सो गाइस जैसे मैंने बताया एकदम से हमें पंप देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद फिर से बहुत ज़्यादा सेलिंग शुरू हो जाएगी और वो दोबारा लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो ऐसे चलता रहेगा. द नेक्स्ट वन इज़ डिक्रीजिंग ट्रेडिंग एक्टिविटी. Trading volumes typically decrease during bear markets as investors adopt a more cautious approach and reduce their exposure to risk assets. So बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी भी देखने को हमें नहीं मिलेगी. जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो तो घुसते ही नहीं हैं उस टाइम पे, वो पेशेंसली वेट करते हैं. और जब अपने फाइनल फेज़ में होती है बेयर मार्केट, तब वो एक्यूमुलेट करने में आते हैं. अब गाइस हम इसके फेजेस समझते हैं. इसके क्या 4 फेजेस हैं. पहला होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज़. सो इन द अर्ली स्टेज स्मार्ट मनी बिगिंस टू सेल एसेट्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग होल्डिंग्स टू अनसस्पेक्टिंग इन्वेस्टर्स. सो जब बुल मार्केट के बिल्कुल यूफोरिक फेज़ चल रहा होता है, बिल्कुल टॉप्स होता है, वहीं से ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ शुरू हो जाता है और इन्वेस्टर्स जो हैं वो बिल्कुल भी सस्पेक्ट नहीं कर सकते कि कैसे एकदम से ये चीज़ें टर्न अराउंड हो जाती हैं. द सेकेंड फेज़ इज़ द डिनायल फेज़. सो एन एसेट प्राइस starts to decline. Some investors may initially deny the severity of the market downturn, believing it to be a temporary correction or buying opportunity. However, selling pressure intensifies and losses accumulate. तो इन्वेस्टर्स को समझ में ही नहीं आता, वो जो लोज होते हैं वहाँ पे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद वो ट्रैप होते चले जाते हैं, वो और लोअर लो चले जाता है एसेट. और फिर ज़्यादातर इन्वेस्टर्स, क्योंकि ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो हमारे अंदर इंटरनल बैटल्स भी होते हैं, हर कोई लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है और इसीलिए वो उसको होल्ड करते रहते हैं. और इतने टाइम होल्ड कर रहा है तो फिर वो अल्टीमेटली उस एसेट की कम्युनिटी का पार्ट बन के रह जाते हैं. ओके, सो द थर्ड फेज इज़ पैनिक फेज. सो इन द लेटर स्टेजेस ऑफ बेयर मार्केट इन्वेस्टर fear reaches extreme levels and asset prices experience sharp declines. Panic selling, forced liquidations and margin calls exacerbate market volatility and accelerate the downward trend. So बाद में क्योंकि बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है, लोग बस निकलना चाहते हैं अपने जितना बचा है पोर्टफोलियो, तो वो पैनिक सेलिंग करते हैं, लिक्विडेशंस होती हैं बहुत ज़्यादा. तो ये सारी चीज़ें चेन रिएक्शन की तरह चल के बाद में पैनिक फेज़ में बहुत ज़्यादा हमें डाउन टर्न देखने को मिलता है. उसके बाद जो लास्ट फेज़ होता है दैट्स कैपिचुलेशन फेज़. कैपिचुलेशन का मतलब सरेंडर भी होता है. तो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स 99 इन्वेस्टर्स उस फेज़ में सरेंडर कर ही देते हैं, वो इतना भयानक होता है. सो द फाइनल स्टेज सीज वाइड स्प्रेड पैनिक एंड कैपिचुलेशन विद इन्वेस्टर्स सेलिंग एट एनी प्राइस टू एग्जिट पोजीशन. क्योंकि वो लास्ट फेज़ में वो 50% भी ड्रॉप हो सकता है, 90 भी हो सकता है. क्रिप्टो में तो 99.999 भी कितने 9 जोड़ लो, वो देखने को मिला है हमें. और कितने अच्छे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन वो मार्केट कंडीशंस ऐसी है वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं उस टाइम पे. सो गाइज ये 4 फेजेस होते हैं बेयर मार्केट के. अब गाइज हम देखते हैं साइंस ऑफ बेयर मार्केट. तो सबसे पहला साइन होता है डिक्लाइनिंग मार्केट इंडिसेस. सो मेजर स्टॉक इंडिसेस जैसे S&P 500 हो गया, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज हो गया, एक्सपीरियंस सस्टेन डिक्लाइंस. सो हमें बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिलेगा इंडिसेस में. राइजिंग वोलेटिलिटी. सो वोलेटिलिटी इंक्रीजेज एज uncertainty and fear drive sharp fluctuations in asset prices. So guys, the third one is economic indicators. So economic indicators such as GDP growth, consumer spending and corporate earnings deteriorate
सिग्नलिंग एन इकोनॉमिक स्लो डाउन। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो जीडीपी भी बहुत कम हो जाती है, कंज्यूमर स्पेंड नहीं करते हैं, वो ज़्यादा सेविंग में लग जाते हैं उस टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें चेन रिएक्शन की तरह हमें और इंडिकेटर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो फोर्थ वन इज़ नेगेटिव सेंटिमेंट। So media coverage becomes increasingly negative with headlines focused on market declines, job losses and recession fears. So ये सारे साइंस होते हैं बेयर मार्केट के। अब गाइस अगर इसके इकोनॉमिक ड्राइवर्स की बात करें तो वही इकोनॉमिक ड्राइवर्स है, जैसे इकोनॉमिक रिसेशन हो गया, जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी चेंजेस हो गया, जैसे चेंजेस कर देंगे एकदम से, इंटरेस्ट रेट हाई कर देंगे तो लोग एसेट सेल करके, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई है तो उन्हें इतना प्रॉफिटेबल नहीं लगता। एंड एक्सटर्नल शॉक्स कैन कंट्रीब्यूट टू बेयर मार्केट्स। तो गाइस इसकी भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, जैसे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो अलग अलग जगह, एक ही जगह पे। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सो ये जो कहावत है ये ऐसे ही नहीं है, आपने एक जगह रख लिया और वो ही इतना ज़्यादा डिक्लाइन कर गया तो आपको बहुत ज़्यादा हिट करेगा। तो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं उस टाइम पे। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, मेंटेनिंग अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अगर उस टाइम पे आप बाय कर रहे हो तो बेयर मार्केट्स यूजुअली 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर ऐसे लास्ट कर सकती हैं, तो उस टाइम पे अपना लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और आइडेंटिफाइंग बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ एमिड मार्केट डाउनटर्न्स। सो मार्केट डाउनटर्न होने के बाद भी कई एरियाज़ ऑफ कॉन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पे बार बार ही हमें डिमांड देखने को मिल रही है किसी एसेट में। तो ऐसे एरियाज़ को हमें अपनी रिसर्च करके आइडेंटिफाई करना चाहिए, तब हम इसको बाय कर सकते हैं। अगला है गाइस रिस्क मैनेजमेंट। सो इन्वेस्टर्स में एक्सपीरियंस पोर्टफोलियो डिक्लाइंस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एंड अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर मार्केट कंडीशंस ड्यूरिंग बेयर मार्केट। सो अपना रिस्क, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उसी हिसाब से आप ट्रेड करो, और अगर नहीं है रिस्क तो उस टाइम पे मैं तो कहूँगा आप इतना ज़्यादा ट्रेड मत करो, बहुत छोटा पोर्टफोलियो अपना ट्रेड कर सकते हो उस टाइम पे। ओके, अब गाइस थोड़े हम हिस्टोरिकल एग्जांपल देख लेते हैं बेयर मार्केट्स के। अब जैसे .com बबल बर्स्ट हुआ था, वो हुआ था 2000 से 2002, ये 2 साल बेयर मार्केट चला था। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? द बर्स्टिंग ऑफ द .com बबल लेड टू अ सेवियर बेयर मार्केट विद टेक्नोलॉजी स्टॉक्स लूजिंग सिग्निफिकेंट वैल्यू। उस टाइम पे इतना ज़्यादा हाइप कर दिया था उसको, और इतने ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गई थी चीज़ें, तो 2 साल लग गए थे बेयर मार्केट में चीज़ों को दोबारा से सस्टेन स्टेबल होने में। तो इसका इम्पैक्ट, इन्वेस्टर्स हु remained invested in overvalued tech stocks experienced substantial portfolio declines। कई लोगों के पोर्टफोलियो ही पूरे उड़ गए थे उस टाइम पे। तो गाइस बेयर मार्केट सरवाइव करना, जो जो बेयर मार्केट सरवाइव कर जाता है ना गाइस, तो वो ही असली खिलाड़ी होता है इस गेम का। तो गाइस जो नेक्स्ट एग्जांपल था वो था द ग्रेट रिसेशन, जो 2007 से 2009 2 साल चला था। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? द फाइनेंशियल क्राइसिस लेड टू सेवियर बेयर मार्केट कैरेक्टराइज्ड बाय हाउसिंग मार्केट कोलैप्स, बैंक फेलियर्स एंड अ ग्लोबल रिसेशन। सो उस टाइम पे हाउसिंग मार्केट जो है वो कोलैप्स हो गई थी, और ये चीज़ यूएस में शुरू हुई थी। उसके बाद क्योंकि आजकल चीज़ें सारी कनेक्टेड हैं, यूएस में कुछ बवाल हुआ तो बाकी जगह भी उसके साइंस देखने को मिलते हैं। सो इसके इकोनॉमिक ड्राइवर्स क्या थे? सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस, excessive leverage and financial system instability contributed to the market downturn। तो ये कुछ गलतियाँ थी जो जिससे हमें सीखना चाहिए। बहुत ज़्यादा लेवरेज दी गई उस टाइम पे, बिना चेक किए मॉर्गेज और ये सब चीज़ें हो रही थी, तो ये तो इनेविटेबल था ही, ये होना ही था।
ग्रेट। सो गाइस, आज हमने बेयर मार्केट के बारे में समझा, कैसे हम कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं बेयर मार्केट के फेजेस, उसके क्या इकोनॉमिक ड्राइवर्स हैं, और कुछ हमने इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज़, क्या क्या चीज़ें रिस्क हम ध्यान रख सकते हैं उन चीज़ों के बारे में समझा, और हिस्टोरिकल एग्जांपल्स के बारे में भी हमने समझा, क्या क्या हमें पहले देखने को मिला। तो गाइज़, हमेशा ध्यान रखो, बेयर मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाती है, लोगों के 99% चीज़ें, एसेट्स नीचे गिर जाती है। तो बड़े ध्यान से हमें बेयर मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। और बेयर मार्केट अगर हमें देखनी है तो अगर हम वीकली में, अगर टेक्निकल्स की बात करें, वीकली अगर 21 मूविंग एवरेज से अगर नीचे प्राइस एक्शन ट्रेड कर रहा है तो वो एक बेयर मार्केट की एक साइन हमें देखने को मिलता है। सो कॉशन वहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो गाइस, आई थिंक आपको जो आज मैंने बेयर मार्केट के बारे में समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और गाइस, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो, कुछ वैल्यू, कुछ सीखने को मिली हो, सो डू लाइक द वीडियो। एंड आप रियली पैशनेट हो चीज़ों को सीखने के लिए, ट्रेडिंग के बारे में, इट्स रियली पावरफुल। सो डू सब्सक्राइब द चैनल ऐसी और वीडियोस के लिए। एंड गाइस, मैं लाइव सेशंस भी स्टार्ट करूँगा जहाँ पे हम अलग अलग स्टॉक्स का हो या क्रिप्टो वर्ल्ड हो, उन सब का हम लाइव एक्शन देखेंगे। कोई भी एसेट होगा उसका हम प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस चेक करेंगे। ओके, so guys, I think this is the best place for me to stop this video. You have a lovely time guys, happy trading, cheers.